इक्विलिब्रियम। सो आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम बेसिक हमारा सबसे पहले पीएच वैल्यूज क्या होती है। तो सबसे पहले हमें आयनिक इक्विलिब्रियम में जानना है कि हमारा पीएच वैल्यू क्या होगा। तो पीएच वैल्यू सिंपल होता है हमारा माइनस ऑफ लॉग एच प्लस, दैट इज नोन एज पीएच। पीएच का सिंपल सा मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और अ बेस। फिर नेक्स्ट इसी में होता है हमारा बफर सॉल्यूशन। फिर बफर सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से बनता है, देन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किस तरीके से फॉर्मेशन होती है। बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आयनिक रिएक्शंस करते हैं। आयनिक रिएक्शंस इज इन बिटवीन योर एसिड एंड बेस, एंड एसिड एंड बेस जब भी रिएक्ट करते हैं इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वहीं से हमारा पूरा का पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर उसी में अब हमारा लास्ट पार्ट है दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को भी हम फाइंड आउट करेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आपका जो भी कनेक्शन है दैट इज नॉट कनेक्टेड विथ आइदर पीएच, बफर और salt hydrolysis. Solubility product is a separate part of ionic equilibrium, but pH values, buffer and salt hydrolysis ये तीनों आपस में interrelated है। These are interconnected। solubility product का उतना कोई relation नहीं है। तो start करते हैं ionic equilibrium with a simple concepts या फिर simple classification। Basically ionic equilibrium के अंदर हमारा कोई भी सब्सटेंस है उसको हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं दो पार्ट्स में। अब दो पार्ट्स होते हैं हमारे, फर्स्ट हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का मतलब जो कि आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम ऐसे रिएक्शंस के लिए डिफाइंड ही नहीं है जिसमें हमारा आयंस का प्रोडक्शन हो ही ना रहा हो। तो अगर आयंस हमारे प्रोड्यूस नहीं हो रहे दैट इज नॉट द कैटेगरी फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ये पूरा का पूरा हमारा कैटेगरी यहीं पे एंड होता है, दिस इज नॉट फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम। जबकि इलेक्ट्रोलाइट जो सब्सटेंसेस है, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का मतलब जो सब्सटेंसेस हमारी टेंडेंसी रखते हैं आयंस को फॉर्म करने की, दे आर नोन एज आवर इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस। अब इलेक्ट्रोलाइट जितने भी सब्सटेंस होंगे दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सिंस आयंस आर प्रेजेंट, एंड इसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है। दिस इज नोन एज आवर आयनिक इक्विलिब्रियम, बेसिकली आवर इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस। अब इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस भी फर्दर दो सिंपल कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, दैट इज आइदर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड आइदर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ही दूसरा नाम है आयोनाइजेशन, कि कोई भी सब्सटेंस कितना आयोनाइज हो सकता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर कोई सब्सटेंस 100% आयोनाइजेबल है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1। अगर अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होगी। परसेंट अल्फा बोलेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 100%। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तभी बोलते हैं जब हमारा अल्फा का वैल्यू जो होता है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में दो कैटेगरीज होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड हम उनको बोलेंगे जो ऑब्वियसली हमारा क्या 100% डिसोसिएट हो रही है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरीज में हमारा आता है वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वीक एसिड वीक बेस हम उसको बोल देंगे जिसमें ऑब्वियसली हमारा जो अल्फा होगा दैट हैज़ टू बी लेस दैन 1। मतलब आयनाइजेशन कभी भी 100% नहीं होती है, आयनाइजेशन इज ऑलवेज लेस दैन 100% एंड अल्फा वैल्यू इज ऑलवेज लेस दैन 1। और अगर सॉल्ट्स की बात करते हैं तो सॉल्ट के केस में हम बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के ऊपर ही हमारा आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का मतलब है द सॉल्ट्स विच आर नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, दे आर पार्शियली डिसोसिएटेड। मतलब उनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है काफ़ी ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। दैट विल बी डेल्ट इन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन डिटेल। बेसिक क्लासिफिकेशन जो है दैट इज इन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग लिख दिया मतलब डिसोसिएशन इज 100%, जहाँ पे भी वीक लिख दिया दैट मीन्स डिसोसिएशन इज नॉट 100%, इट इज लेस देन दैट। फिर आयनिक इक्विलिब्रियम में हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है दैट इज आवर एसिड बेस कॉन्सेप्ट, और एसिड बेस को फर्दर हम तीन तरीके के डेफिनेशन से
देख रहे होते हैं। अब एसिड बेस में हमारे 3 तरीके के डेफिनेशंस क्या है। तो फर्स्ट डेफिनेशन होता है आर्हीनियस, सेकेंड इज आवर ब्रोंस्टेड-लॉरी डेफिनेशन एंड थर्ड वन इज आवर लुईस कॉन्सेप्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हमारा आर्हीनियस ने बोला कि एसिड हम उनको बोलते हैं जो कि H प्लस आयंस डिसोसिएट करती है, सो दोज आर नोन एज एसिड। और बेस हमारा क्या होता है, बेस इज जो OH माइनस आयंस को दे रही हो एक सिस्टम के अंदर, मतलब जब भी हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर अगर हमारे OH माइनस आयंस वो सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है, सो दे विल बी टर्म्ड एज आवर बेस। सो दिस वाज द डेफिनेशन गिवन बाय आर्हीनियस। ब्रोंस्टेड-लॉरी ने इसको थोड़ा सा चेंज किया। ब्रोंस्टेड-लॉरी ने बोला कि एसिड हमारे वो पार्टिकल्स या फिर वो सब्सटेंसेस हैं जो H प्लस डोनेट करते हैं, बट बेस हमारे वो सब्सटेंसेस हैं जो H प्लस एक्सेप्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हो गया कि आर्हीनियस ने बोला था कि एसिड वो है जो H प्लस देता है और बेस वो है जो OH माइनस देता है। ब्रोंस्टेड-लॉरी ने बोला कि H प्लस एसिड तो वो है जो H प्लस देता है, बट बेस वो है जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है। तो H प्लस एक्सेप्ट करने के तरीके से यहाँ पे उसने एक और टर्म का डेफिनेशन दिया, दैट इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। मतलब एसिड जब भी आपका H प्लस डोनेट करेगा तो वो खुद क्या होगा, एक एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट एनायन विल बी टर्म्ड एज कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड के जो कॉन्जुगेट होते हैं दे आर टर्म्ड एज कॉन्जुगेट बेस, और बेस का जो कॉन्जुगेट होता है दैट इज टर्म्ड एज कॉन्जुगेट एसिड। यहाँ पे हमारे दो और चीज़ें आती है, दैट इज एसिड प्लस बेस। जब भी रिएक्शन होगी एसिड हमारा H प्लस डोनेट करेगा, बेस हमारा H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। तो बेस विल बी फॉर्म्ड एज Hb प्लस एंड एसिड विल बी फॉर्म्ड एज X माइनस। सो एसिड का कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस, बेस का कॉन्जुगेट इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड। और जब भी हम लोग बोलते हैं कि एसिड अगर वीक है तो उसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होगा। सिमिलरली एग्जिस्ट फॉर बेस ऑल्सो, अगर बेस वीक है तो उसका कॉन्जुगेट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय ब्रोंस्टेड-लॉरी। ठीक है, फिर लास्ट हमारा डेफिनेशन आता है, दैट इज आवर लुईस कॉन्सेप्ट या फिर लुईस एसिड बेस थ्योरी। तो एसिड के ओवरऑल हमारे पास 3 डेफिनेशन है एंड बेस का भी हमारे पास 3 डेफिनेशन प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कि वाटर की, कि वाटर के केस में होता क्या है। एसिड बेस तो ठीक है, बट वाटर के केस में है क्या कि वाटर एक्ट्स एज एन एसिड एंड बेस। वाटर दोनों तरीके से एक्ट करता है, एज अ एसिड एंड ऑल्सो एज अ बेस। तो एज अ एसिड के जैसे कैसे एक्ट करता है, तो एसिड के जैसा एक्ट करता है बाय द डेफिनेशन गिवन बाय आर्हीनियस एंड ब्रोंस्टेड, कि वो क्या करता है, H प्लस आयन डोनेट करता है। बट अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस ने ये बोला कि एसिड डज एक्ट्स एज नॉट एन एसिड, इट एक्ट्स एज अ बेस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। जब भी हम वाटर को लेते हैं तो वाटर का हमारा सिंपल लेते हैं, दैट इज H2O। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, मतलब इसके लोन पेयर जो है डोनेट करने की टेंडेंसी है, और इसके अंदर H प्लस है तो ये H प्लस में भी डिसोसिएट हो सकता है। तो एज पर आर्हीनियस एंड ब्रोंस्टेड, एसिड इज वाटर इज आवर एसिड एंड एज पर लुईस वाटर इज आवर बेस। तो वाटर हमारा दोनों की तरह एक्ट करता है, एज अ एसिड एंड एज अ बेस। सो वाटर का जब भी डिसोसिएशन होता है, इट डिसोसिएट्स इनटू H प्लस एंड OH माइनस आयन बोथ, इट एक्ट्स एज बोथ। सो ओवरऑल हम बोलते हैं कि प्योर वाटर जो होगा, प्योर वाटर के अंदर क्या होगा, H प्लस आयन्स और OH माइनस की आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम रहेगी। अब सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो ओवरऑल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कि ओवरऑल सॉल्यूशन इज आवर न्यूट्रल। सो H2O का हमारा क्या है, H2O इज ऑल्सो एसिड, इट इज ऑल्सो अ बेस, it has presence of both the ions, that is H plus ion and OH minus ion, and since they are present in equal quantity, therefore H2O is termed as neutral. तो यहीं पे हमारा बात आता है दैट के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी। जब भी हम वाटर की केस में बात करते हैं तो हम इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है उसको लिख देते हैं एज KW,
दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर या फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर के इक्विलिब्रियम हम एसिड के लिए लिख रहे होते हैं तो यहीं पे हमारा टर्म आ जाता है दैट इज के, दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। अगर के इक्विलिब्रियम को हम बेस के लिए लिखते हैं तो वहीं पे हमारा टर्म आता है दैट इज के बी। तो तीन टर्म्स यहाँ पे हमारे आ गए। अगर वाटर के लिए लिख रहे हैं तो के डब्ल्यू, एसिड के लिए लिख रहे हैं तो के, एंड बेस के लिए लिख रहे हैं तो के बी। और के इक्विलिब्रियम जो है हमारा डिराइव होता है केमिकल इक्विलिब्रियम से, दैट इज concentration of product divided by the concentration of reactant is termed as K equilibrium, given that the product and reactant are considered at equilibrium. ठीक है। अब हमारा आता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज के डब्ल्यू। तो के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है? के डब्ल्यू की वैल्यू होती है दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एच प्लस एंड ओ एच माइनस। जैसे हमने H2O लिया था, इसको डिसोसिएट कर दिया H प्लस एंड OH माइनस में, तो H2O तो हमारा प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड की एक्टिविटी हमने 1 कंसीडर की थी, तो इसमें जो हम KW की वैल्यू लिखेंगे दैट इज ओनली H प्लस एंड OH माइनस। H2O अगर लिखते भी है तो H2O का ओवरऑल हमारा एक्टिविटी 1 कंसीडर हो जाता है, तो हमारा सिर्फ रिमेनिंग होता है H प्लस एंड OH माइनस। एंड क्योंकि हमने इसको न्यूट्रल सॉल्यूशन लिया है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हमारी पीएच वैल्यू होती है 7। तो पीएच स्केल के ऊपर अगर हम कोई भी पीएच स्केल डालते हैं तो हमारा पीएच स्केल स्टार्ट होता है 0 से एंड करता है 14, एंड इसकी न्यूट्रल वैल्यू होती है हमारी 7 पे। मतलब 7 का मतलब होता है कि हमारा जो एसिड उसके अंदर प्रेजेंट है दैट इज H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -7, एंड OH माइनस की भी जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -7। तो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, H प्लस की वैल्यू एंड OH माइनस, दैट गिव्स यू 10 टू द पावर ऑफ -14। Hence Kw of water at 25 degree Celsius is 10 to the power of -14। अब 10 टू द पावर -14 जो है ये सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री के लिए आपका डिफाइंड है और किसी भी डिग्री के लिए डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जब भी हम टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करते हैं तो हमने देखा है कि हमारा वैन टॉफ इक्वेशन वहाँ पे स्ट्राइक करेगा। वैन टॉफ इक्वेशन में हमने K1 K2 को रिलेट किया था विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब भी चेंज करेगा हमारा K का वैल्यू चेंज होगा। दैट डजंट मीन कि KW ऑफ वाटर किसी भी टेम्परेचर पे 10 टू द पावर ऑफ -14 रहेगी। जब भी टेम्परेचर चेंज होगा KW हमारा चेंज होगा ही। ठीक है। अभी वाटर के बाद हमारा आता है ओवरऑल पीएच वैल्यूज। हम बोलते हैं किसको है, तो पीएच इज सिंपली strength of H plus ion which is known as minus of log H plus। तो pH को हमने डिफाइन ही किया है that is negative logarithm of H plus ions concentration। so pH है हमारा minus of log H plus। जैसे हमने लास्ट में बोला था न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब होता है हमारा pH का जो वैल्यू है 7, तो 7 इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो माइनस को इस साइड ले जाओ, -7 इज इक्वल टू लॉग H प्लस। तो H प्लस हमारा बन जाता है दैट इज 10 टू द पावर -7, क्योंकि केमिस्ट्री में जब भी हम लॉग लिखते हैं तो लॉग का बेस 10 कंसीडर करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो बेस वैल्यू है दैट इज 10। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -7। सिमिलरली ये तो हमने एसिड के लिए बोल दिया, तो बेस के लिए क्या होगा, बेस के लिए हम बोलते हैं हमारा OH माइनस डिफाइंड है, तो OH माइनस मतलब हमारी POH होगी, तो POH हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ लॉग OH माइनस। एंड इसी का जो सम है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, वो हमारा आ रहा है पीकेडब्ल्यू से। पीकेडब्ल्यू हमारा क्या आएगा, केडब्ल्यू विच इज इक्वल टू एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन। इसी का हमने वैल्यू बोला था 10 टू द पावर -14। सबके साइड आप लॉग ले लो, तो लॉग लेने से क्या होगा, हमारा आ जाएगा लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, एंड इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -14। तो यहाँ से आपका आ जाएगा लॉग H प्लस को हम लिख सकते हैं, ब्रेक कर दो इसको, लॉग A इंटू बी हो जाएगा लॉग ऑफ H प्लस प्लस लॉग ऑफ OH माइनस,
एंड log ऑफ 10 टू द पावर -14 है, दैट इज इक्वल टू -14। माइनस को इस साइड लेकर आओ, ये हमारा बन जाएगा माइनस ऑफ लॉग एच प्लस माइनस ऑफ लॉग ओ एच माइनस इज इक्वल टू 14। तो माइनस लॉग एच प्लस को ही हमने बोला है पी एच, माइनस लॉग ओ एच माइनस को हमने बोला था पी ओ एच इज इक्वल टू 14। तो यही हमारा है एट 25 डिग्री सेल्सियस पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन का हमें पी एच पता है, दैट मीन्स हमें उसका पी ओ एच भी पता है एट 25 डिग्री। एंड पी के डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी 14, क्योंकि पी के डब्ल्यू इज ऑल्सो माइनस ऑफ लॉग के डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 14। देन हमारा आता है कि एसिड एंड बेस के लिए हम पीएच वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। तो एसिड एंड बेस अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग है तो हम 100% डिसोसिएशन लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग के केस में मान लो हमने बोल दिया कि स्ट्रॉन्ग के केस में कोई एसिड है HCl, उसका मोलारिटी है m, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। तो पीएच वैल्यू इज माइनस ऑफ लॉग H प्लस। तो जितना इसका मोलारिटी है उतना ही हमारा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, क्योंकि डिसोसिएशन 100% है। तो HCl को डिसोसिएट करेंगे तो H प्लस आएगा, Cl माइनस आएगा। इसकी मोलारिटी m थी स्टार्टिंग में, ये 0 थी। जब डिसोसिएट हो रहा है तो 100% डिसोसिएशन है, मतलब कंप्लीट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ये 0 हो जाएगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन m, Cl माइनस का m। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई m, तो pH हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ लॉग m। m की वैल्यू वहाँ पे इनपुट कर दो, हमारा pH निकल जाएगा। दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि हम 100% डिसोसिएशन ले रहे हैं। बट वीक एसिड एंड वीक के बेस के केस में हम 100% डिसोसिएशन कंसीडर नहीं करते हैं। तो वहाँ पे हमारा इंट्रोड्यूस होता है अल्फा वैल्यू, आयोनाइजेशन फैक्टर या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो भी बोल लो दोनों ही करेक्ट है। तो कोई हमने ले लिया, दैट इज ए बी हमारा कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब इट कैन बी आवर वीक एसिड, वीक बेस और अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो हमारा कोई भी ए बी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोसिएट होगा किसमें, तो ए प्लस एंड बी माइनस के अंदर। उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने मान लिया सी, इनिशियली ए प्लस एंड बी माइनस दोनों ही 0 होंगे। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा, अल्फा उसका डिसोसिएशन है, वो डिसोसिएट करेगा तो A हमारा जो फॉर्म है वो करेगा C अल्फा, B भी फॉर्म करेगा C अल्फा। तो यहीं पे हमारा आता है के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम हमने बोला था कि प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट दोनों के कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट है A प्लस एंड B माइनस, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन है C अल्फा एंड C अल्फा, एंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। अब 1 माइनस हमने अल्फा जो कंसीडर किया था वो हमने बोला था कि 1 माइनस अल्फा इज लेस देन 1। तो अगर यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, अल्फा इज मच मच लेस देन एज कम्पेयर टू 1, तो 1 माइनस अल्फा का वैल्यू हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1। तो नीचे में हमारा एज इट इज 1 आ जाएगा, तो के इक्विलिब्रियम हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर इंटू सी, फिर अल्फा इज नोन एज अंडर रूट ऑफ के इक्विलिब्रियम बाई सी। अब इसके बाद आपका पूछेगा कि H प्लस की ए प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है। तो ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है सी अल्फा, अल्फा हमारा निकल गया। तो अल्फा निकालने के बाद हम सिंपली सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज के इक्विलिब्रियम डिवाइड बाई सी, विच इज अंडर रूट ऑफ के इक्विलिब्रियम इंटू सी। अब यही बोल देगा कि एसिड हमने बोला था कि वीक एसिड है, वीक एसिड को हम डिसोसिएट कर रहे थे जिसका हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था अल्फा। तो यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, तो H प्लस सिंपली हमारा हो जाएगा सी अल्फा। सी अल्फा में हमारा अल्फा क्या है, तो अल्फा इज अंडर रूट ऑफ के बाई सी, क्योंकि हमने एसिड बोला तो के इक्विलिब्रियम हमारा बन गया के, तो वहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ के बाई सी विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के इंटू सी। अब इसी के बाद पूछेगा पीएच वैल्यू क्या होगी। तो पीएच वैल्यू हमें पता है दैट पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एच प्लस, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस लिया तो एच प्लस का वैल्यू डाल दो, दैट इज अंडर रूट ऑफ के इंटू सी। अब के इंटू सी आपका पता है अंडर रूट है, मतलब माइनस ऑफ 1/2 लॉग ऑफ के इंटू सी, एंड माइनस ऑफ लॉग के इज नोन एज पी के ए।
तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1/2 pKa माइनस ऑफ log C। इसको ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा, तो pH वैल्यू हमारी आ गई 1/2 pKa माइनस ऑफ log C। सिमिलरली हमारा होगा बेस के लिए जहाँ पर भी हमने H प्लस लिखा है वहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा OH माइनस से, तो OH माइनस का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ Kb इंटू सी। बेस बोल रहे हैं तो K इक्विलिब्रियम हमारा होता है बेस के लिए Kb, OH माइनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ Kb इंटू सी, तो वहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी POH की, तो POH विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग OH माइनस, फिर तो उसके बाद फाइंड आउट कर ही सकते हैं। ठीक है, so this is how we find for pH of acid and base। ठीक है, अब एसिड एंड बेस का अगर हमने pH फाइंड आउट कर लिया, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, तो अब ये क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड आउट द pH ऑफ ऑल दीज सब्सटेंसेस। तो इसका pH फाइंड करो, सबका कॉन्सेंट्रेशन मेंशन्ड है, जहाँ पे Ka का रिक्वायरमेंट है Ka मेंशन्ड है, सो यू हैव टू फाइंड द pH ऑफ ऑल दीज सब्सटेंसेस। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज HNO3। तो HNO3 का डिसोसिएशन होता है इन H प्लस एंड NO3 माइनस। हमने बोला कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग है, HNO3 तो हमें पता ही है, दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हमारा K वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं होता है। तो एक तरीका है, एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आते हैं आपको नहीं पता है कि वेदर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, तो आप सिंपली देखो कि उसका K वैल्यू गिवन है या नहीं। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उस केस में आपको K की वैल्यू या Kb की वैल्यू डिफाइंड नहीं रहेगी। दैट मीन्स उनका K Kb गिवन नहीं है, दैट मीन्स दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी आपका वीक एसिड एंड वीक बेस होगा तो वहाँ पर वो डिफाइन करेगा कि K एंड Kb की वैल्यू क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में है, तो फर्स्ट के केस में हमारा कुछ भी K गिवन नहीं है, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग। सेकेंड के केस में भी कुछ K नहीं है, तो अगेन इट इज स्ट्रॉन्ग। थर्ड में भी कुछ नहीं है, तो इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। देन फोर्थ के केस में हमारा K गिवन है, सो दिस इज अ वीक एसिड। एंड लास्ट वाला जो केस है उसमें HCl गिवन है, एंड HCl हमारा K का वहाँ पे भी कोई डेफिनेशन दिया हुआ नहीं है, दैट मीन्स अगेन इट इज अ स्ट्रॉन्ग। तो हमने स्ट्रॉन्ग एंड वीक का डिस्क्रिमिनेशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन। अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन के बेसिस पे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा पार्ट चला गया कि फर्स्ट हमारा जो है दैट इज आवर स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसने मोलारिटी देकर रखी है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो कॉन्सेंट्रेशन है हमारी 10 टू द पावर ऑफ -3। H प्लस का हमारा और NO3 माइनस का वैल्यू इनिशियली क्या होगा, 0। अब स्ट्रॉन्ग है तो हमने बोला था कि हमारा जो अल्फा का वैल्यू, तो अगर ये 100% डिसोसिएट हो जाती है तो इसका रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, 0। H प्लस फॉर्म कितना करेगा, तो 100% डिसोसिएशन है तो 100% H प्लस हमारा फॉर्म कर जाएगा, तो H प्लस का वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -3। NO3 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर ऑफ -3। ये डिसोसिएशन 100% है। फिर उसके बाद हमें निकालना है pH क्या होगा, तो pH का हमारा सिंपलर सा फॉर्मूला है, दैट इज माइनस ऑफ लॉग H प्लस। अब माइनस ऑफ लॉग H प्लस दिया है तो माइनस ऑफ लॉग करेंगे हम 10 टू द पावर ऑफ -3। तो लॉग का बेस हमारा 10 है, लॉग की प्रॉपर्टी हमें पता है कि लॉग a टू द पावर अगर n लिखा है तो दैट इज इक्वल्स टू n ऑफ लॉग a। तो यही वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाना है। 10 टू द पावर -3 दिया है तो -3 को हमारा मल्टीप्लिकेशन में आने वाला है, ये इधर मूव कर जाएगा, तो माइनस ऑफ -3 इंटू लॉग ऑफ 10, और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 10 विच इज़ 1, तो pH की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा 3। अब पार्ट बी में आते हैं, तो पार्ट बी के अंदर क्या है, तो हमारा वैल्यू दिया 10 टू द पावर ऑफ -4 H2SO4। तो H2SO4 का अब डिसोसिएशन देखना होगा कि वो कैसा हो रहा है। तो H2SO4 जो अभी हमारा डिसोसिएट होगा वो फॉर्म करेगा ट्वाइस ऑफ H प्लस एंड SO4 2 माइनस आयन, यही तो H2SO4 का डिसोसिएशन है। तो H2SO4 की वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू है 10 टू द पावर -4, और ये दोनों इनिशियली 0 हो गया। अब हम बोल रहे हैं 100% डिसोसिएशन है, स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग है तो 100%, तो ये बच गया 0। तो H2SO4 से H प्लस आएगा कितना, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि बैलेंसिंग के अंदर है क्या,
बैलेंसिंग के अंदर H2SO4 की कोफिशिएंट है 1, कुछ भी रिटर्न नहीं होता है तो हम 1 कंसीडर करते हैं। तो अगर इसका 1 है तो ये एक तरीके से 1 मोल से हमारा 2 मोल क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो 10 टू द पावर -4 से उसका डबल अमाउंट फॉर्म होगा ना। 10 टू द पावर -4 से जो फॉर्मेशन होगी दैट विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 एंड SO4 2 माइनस कितना आएगा, तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट है 1, SO4 का भी कोफिशिएंट है 1, तो 1 मोल से 1 मोल फॉर्म किया तो 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर -4 ही फॉर्म होगी। यहाँ पे भी हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -4। अब हमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, तो H प्लस टोटल है कितना सिस्टम के अंदर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। अब हम निकाल सकते हैं हमारा pH which is minus of log H plus. तो minus log H plus एरिया minus of log 2 into 10 to the power -4 करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा minus of log 2 a into b। आपका जो सिंपल log है log a into b का वैल्यू होता है that is log of a plus of log b। तो इसी को ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा log 2 प्लस ऑफ माइनस ऑफ लॉग 10 टू द पावर -4। अब इसको ब्रेक करना है तो माइनस लॉग 2। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में गिवन है log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो log 2 को ले लिया हमने 0.3, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 0.3 प्लस कर देंगे -4 था तो फिर से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे दैट log a टू द पावर n इज इक्वल टू n log a। तो -4 जो पावर में है वो इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ -4 log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो ओवरऑल आ गया हमारा माइनस ऑफ 0.3 प्लस ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 3.7। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, कुछ भी अगर कहीं किसी भी स्टेप में कुछ डाउट है तो वो पूछ लो, क्योंकि आपका ये बेस बन रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम का। अभी हम थर्ड पार्ट पे जा रहे हैं दैट इज 10 टू द पावर ऑफ -2 मोलर CaOH होल 2 ले लिया। इसको भी ट्राई करो जैसे हमने H प्लस के लिए किया था ना, जो हमारा H2SO4 का केस था वही हमारा CaOH होल 2 का केस बनेगा। तो अभी देखो इसका आंसर कितना आना चाहिए। तो ये तो सिंपल है, CaOH होल 2 है, स्ट्रॉन्ग है, डिसोसिएट किया फॉर्म करेगा Ca2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस, फिर से 10 टू द पावर -2 0 0। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये 0 10 टू द पावर -2, ये डबल OH माइनस है तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं POH, तो दैट इज माइनस ऑफ लॉग OH माइनस, दैट माइनस ऑफ लॉग में आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको मैं डायरेक्ट ब्रेक कर रही हूँ, दैट इज माइनस ऑफ लॉग 2 लॉग 10 टू द पावर -2, दैट इज माइनस लॉग 2 हो जाएगा -0.3 प्लस 2 विच इज 1.7। तो अभी हमें pH निकालना है, तो हमने पढ़ा था कि pH प्लस POH की जो वैल्यू होती है दैट इज 14। तो हमारा pH हो जाएगा 14 माइनस POH विच इज 14 माइनस 1.7 विच इज इक्वल टू 12.3। ठीक है, अब आते हैं पार्ट डी। पार्ट डी के अंदर जो है हमारा वो है वीक एसिड। वीक एसिड कैसे है, तो के ऑलरेडी गिवन है दैट इज डिफाइंड फॉर वीक एसिड। अब वीक एसिड के लिए हम डिसोसिएट करना स्टार्ट करते हैं, तो हमने CH3COH लिया, उसको डिसोसिएट कर दिया इन H प्लस एंड CH3COO माइनस के अंदर। तो अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 10 टू द पावर -3 और ये दोनों इनिशियली 0 होंगे। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, अभी हमने उसको बोल दिया कि ये हमारा वीक एसिड है, तो वीक एसिड में हम अल्फा की वैल्यू तो 1 लेने नहीं वाले, तो अल्फा इज लेस देन 1। अब लेस देन 1 में भी दो कैटेगरीज होती है कि ओनली लेस देन 1 और अल्फा इज मच मच लेस देन 1। तो ये अगर सेकेंड कैटेगरी आ गया तो हमारा सॉल्व करना बहुत इजी होगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में हम पता कैसे करेंगे कि हमारा अल्फा लेस देन 1 है या मच मच लेस देन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है हमारा 10 टू द पावर -3 1 माइनस अल्फा, H प्लस जो होगा 10 टू द पावर -3 अल्फा, एंड जो हमारा एसीटेट आयन है दैट इज 10 टू द पावर -3 अल्फा। तो यहाँ से हम Ka लिख सकते हैं दैट K इज क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू CH3CO माइनस कॉन्सेंट्रेशन
डिवाइड बाय CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर ऑफ -3 अल्फा, तो लिख दिया 10 टू द पावर -3 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय CH3CO माइनस 10 टू द पावर -3 अल्फा डिवाइडेड बाय CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 10 टू द पावर -3 1 माइनस अल्फा। अब एक टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 10 टू द पावर -3 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि 10 टू द पावर अगर -3 है तो इधर जाके बनेगा क्या, इधर जाके होगा 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। कि डायरेक्टली कंसीडर कर लो कि 1 माइनस अल्फा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 है, तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर -2, तो अल्फा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -2 विच इज़ 1.414 इंटू 10 टू द पावर -1 विच इज़ इक्वल टू 0.141। अब 0.141 को हम 1 माइनस अल्फा में नेग्लेक्ट करें या ना करें, यहीं पे हमारा पॉइंट अराइज होता है। तो हम अगर माइनस करके देखोगे तो 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली नॉट इक्वल टू 1, आपका यही आएगा क्योंकि अगर 1 में से हम 0.14 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.86। तो अगर ये हमारा अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होगा। अगर ये अप्रोक्सीमेशन हमारा वैलिड होता तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, हमारा अल्फा का वैल्यू निकल गया, मतलब H प्लस की वैल्यू हमने निकाल ली है। बट यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है, अल्फा को हम नेग्लेक्ट कर नहीं पा रहे। अगर हम अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना स्टार्ट करते, फिर वहाँ से देखते अल्फा का वैल्यू कितना जनरेट होता है या फिर डिफरेंस कितना आता है जो हमने अल्फा स्क्वायर से करके वैल्यू निकाला। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ से हमारी अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही होगी। फिर हाँ, फिर हमें निकालना पड़ेगा क्वाड्रेटिक, तो यहीं से हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था। यहाँ से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मतलब 0.02 आ रही है विच इज़ इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 0.02 माइनस ऑफ 0.02 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा अच्छा मैम, स्क्वायर। फिर वो फॉर्मूला कभी डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं? फॉर्मूला डायरेक्ट तब लगा सकते हैं जब आपका जब क्वेश्चन में देखना कि k बाई सी का जो वैल्यू है हमेशा डिवाइड कर लेना। आपका k गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, c की वैल्यू गिवन होती है, तो ये दोनों हमेशा आपका क्वेश्चन में अवेलेबल होता है। कभी भी अगर क्वेश्चन कुछ भी pH पूछ रहा है तो आपका k गिवन है, c गिवन है, दोनों को डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करने के बाद दैट इज मतलब मान लो कि आपका k का ऑर्डर था 10 टू द पावर -5 और c का ऑर्डर था कुछ 10 टू द पावर -1, तो डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा बच क्या रहा है 10 टू द पावर -4। मतलब k बाई सी की वैल्यू अगर 10 टू द पावर -4 या उससे कम है तो हमारा अल्फा हमेशा वैलिड होता है, तब उस केस में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट k बाई सी का वैल्यू अगर हमारा 10 टू द पावर -4 से ज़्यादा है, दैट इज 10 टू द पावर -3 है, 10 टू पावर -2 है या फिर 10 टू द पावर -1 है, तो वहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो k बाई सी का जो वैल्यू है 10 टू द पावर -4 या उससे छोटा, दैट मीन्स 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -6, इस रेंज या उससे भी छोटा है तो हम हमारा फॉर्मूला डायरेक्टली लगेगा। उस केस में हम डायरेक्टली बोलेंगे कि H प्लस जो है उसकी वैल्यू है सी अल्फा विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k इंटू सी। तो वहाँ पे ये डायरेक्टली लगा सकते हैं क्योंकि हमारा जो अप्रोक्सीमेशन है 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, दैट इज़ वैलिड। बट इसके अलावा कोई भी केस होगा तो उसके लिए हम बोलेंगे इनवैलिड, दैट इज 10 टू द पावर -4 से बड़ा, दैट इज 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -1 एंड 1 2 3 4 ये सब तो ऑब्वियसली इनवैलिड ही रहेगा। तो ये हमारा केस है वैलिडिटी के लिए कि फॉर्मूला वैलिड होता है इसी टर्म में।
तो अभी हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, इसको तरीके से देखो 0.02 अल्फा एंड माइनस ऑफ 0.02 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, हमें पता है, दैट इज माइनस ऑफ बी प्लस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। तो माइनस बी में आ जाएगा माइनस 0.02 प्लस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 0.02 का होल स्क्वायर, तो वो हमारा आ जाएगा 0.02 स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो माइनस 4, ए की वैल्यू तो हमें पता है, ए का वैल्यू है यहाँ पे 1 एंड सी है हमारा माइनस ऑफ 0.02 डिवाइडेड बाय 2a विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1। तो यहाँ से हमारा होता है अल्फा का वैल्यू अब निकल के आएगा, दैट इज माइनस 0.02 प्लस ऑफ अंडर रूट, ये माइनस माइनस यहाँ पे किया है तो वो हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस पहले स्क्वायर है तो इसको क्लिक कर लो, 0.0004 आता है प्लस ऑफ 4 इंटू 0.02 विच इज 0.08 डिवाइडेड बाई 2। तो अंडर रूट में अगर हमने लिया 0.08, उसको ऐड कर रहे हैं 0.0004 से, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा अंडर रूट जो है दैट इज 0.02 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.08 डिवाइड बाई 2। अंडर रूट ऑफ 0.08 होता है आपका कुछ 0.02 है, प्लस ऑफ आ जाता है 0.28 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका बन जाएगा 0.26 डिवाइड बाई 2 विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.13। तो अल्फा का एग्जैक्ट वैल्यू है 0.13, बट जो हम अप्रोक्सीमेशन करके लेके आ रहे थे उसका वैल्यू था 0.14। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि 0.13 एंड 0.14 में कुछ ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ज़्यादा डिफरेंस तब आता है जब आप इंटीजर टाइप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होते हैं। तो क्वेश्चन में आपको इंटीजर टाइप बोलेगा, अल्फ़ा का वैल्यू पूछेगा। अल्फ़ा का वैल्यू अगर आपने 0.14 लिखा मेंस के एग्ज़ाम में तो ऑब्वियसली वहाँ पे इनवैलिड हो जाता है, आपका आंसर इनकरेक्ट होगा। बट अगर आप अल्फ़ा का वैल्यू 0.13 ले रहे हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो वही हमारा छोटा सा आपको दिख रहा है कि छोटा सा डिफरेंस है, बट इंटीजर में ये छोटी सी चीज़ भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। अभी ये हो गया, तो अभी हम लोग पीएच निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अगर हमारा अल्फ़ा बन गया है, अब अभी हमने अल्फ़ा फाइंड आउट किया है, तो अल्फ़ा को फाइंड आउट करने के बाद नाउ वी कैन फाइंड द H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस का जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू सी अल्फ़ा। सी का हमारा वैल्यू था 10⁻³ अल्फ़ा हमने निकाल लिया 0.13, तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। अब यहाँ पे आता है लॉग 1.3 की वैल्यू कहाँ से लॉग है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप है हमारा पीएच। तो पीएच निकालने के लिए होना चाहिए माइनस ऑफ लॉग 1.3 10⁻⁻⁴। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग 1.3 प्लस ऑफ 4। तो माइनस लॉग 1.3 की एग्जैक्ट वैल्यू आपको क्वेश्चन में तो मेंशन करेगा नहीं, तो माइनस लॉग 1.3 की वैल्यू निकालते कैसे? किसी को कोई आइडिया है कि हम अगर ऐसा कोई वैल्यू हमारा आ जाए एग्जाम के अंदर तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? log 1 का हमें वैल्यू पता है, log 1 की वैल्यू होती है 0। log 2 का हमें वैल्यू पता है 0.3। 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 0.1 का वैल्यू निकल जाएगा, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.3। अब log 1.3 का वैल्यू निकालना है, तो 1.3 इसको हम लिख सकते हैं दैट इज log 1 प्लस ऑफ 0.1 इंटू 3। तो 0.1 को हमने अगर 3 टाइम्स रिपीट किया है तो हमारा जो फाइनल आउटपुट आएगा दैट इज फाइनल आउटपुट के अंदर हमारा वैल्यू हो जाएगा log 1 इज कंसिडर्ड एज 0 प्लस ऑफ 3 इंटू 0.03। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा आ जाएगा 0.09 एंड log 1.3, क्योंकि हमने इसको प्लॉट जो किया है ये सिंपली हम एक सिंगल लाइन में प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा
एक तरीके से log 1 से log 2 में आपका जो log का कर्व होता है वो आपका बेंडेड कर्व होता है, दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन कर्व। लेकिन हम log 1 से 2 तक हमने क्या किया है, इसको स्ट्रेट लाइन में कंसीडर कर लिया है। तो log 1 से लेकर 2 तक अगर हम स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट कर रहे हैं तो log 1 का हमारा वैल्यू गिवन था दैट इज 0, log 2 की हमारी वैल्यू गिवन है दैट इज 0.3। तो इसको 10 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो। 10 पार्ट्स में स्प्लिट करने के बाद यूनिटरी मेथड लगा दो कि हमारा एक पार्ट जो है उसका वैल्यू कितना होगा। तो ऑब्वियसली हमारा डिफरेंस है 0.3 एंड 0, तो 0.3 माइनस 0 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 0.03। तो 1.1 का हमारा वैल्यू निकल के आ गया 0.03। तो हमारा 3 पार्ट्स इसमें ऐड किया है, तो 3 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 0.03 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.09। ये सिंपलेस्ट तरीका है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि जब भी हम लॉग को कंसीडर कर रहे होते हैं तो हमने जो यहाँ पे वैल्यू डिराइव किया है दैट इज़ 0.09, वो हमारा स्टार्टिंग से आ रहा है, दैट इज कि हमने इसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया है तब, बट एक्चुअली जो ग्राफ होता है वो बेंडेड ग्राफ होता है। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर होगा वो 0.09 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे जनरली हम जो डिफरेंस में एडिशन कर रहे होते हैं दैट इज 0.02 का एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 0.02 का एडिशन करोगे आपका एग्जैक्टली आंसर आता है 0.02 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.11। और अगर log 1.3 का एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो आपका ग्राफ के अकॉर्डिंग log 1.3 का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 0.1139। तो यहाँ से आपका अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट आंसर आ रहा होता है। आपको बेसिकली ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, log 1 करो, log 2 करो, 10 इक्वल पार्ट्स में डिफाइन कर दो, एक स्मॉल पार्ट का आपका वैल्यू निकल जाएगा 0.03। स्मॉल पार्ट अब कितने बार रिपीट किए थे, तो स्मॉल पार्ट हमने अप्रॉक्सीमेटली 3 बार रिपीट किया था, तो वो 3 स्मॉल पार्ट को सिंपली 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 0.03 विच गिव्स यू 0.09। और log 1 का हमारा इनिशियल वैल्यू 0 था, तो हमारा स्टार्टिंग होगा 0 से, तो 0 में हम ऐड कर रहे हैं 3 इंटू 0.03 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.09। और थोड़ा सा क्योंकि हमारा एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा उसमें ऐड करते हैं, दैट इज़ 0.02 का अप्रॉक्सीमेटली एडिशन करने से एग्जैक्ट वैल्यू आता है दैट इज़ गिव्स यू 0.11। यहाँ से हमारा फिर log 1.3 निकल जाएगा माइनस ऑफ 0.11 प्लस 4 इज इक्वल टू 3.89। तो हमारा पीएच का अप्रॉक्सीमेटली आंसर है 3.89। इसी को अगर दूसरे तरीके से देखोगे तो यहाँ पे आपका जैसे मान लो log 2 है और log 3 है और हमें अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकालना है log 2.5 का, ठीक है। तो अब log 2.5 का अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो फिर से यहाँ पे डिवीजन का वैल्यू लेके आएंगे। अब डिवीजन का आपका वैल्यू आ जाता है इस केस में, log 2 का वैल्यू पता है हमारा 0.3, log 3 का हमें वैल्यू पता है 0.47। तो यहाँ से फिर से 2 से 3 के बीच का ले रहे हैं, तो 2 से 3 के बीच का अगर हम कंसीडर करते हैं तो 10 डिवीजन ले लो, तो 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 10 विच अगेंस्ट कम्स एज 0.1, मतलब फिर से हमें 0.1 का ही आंसर मिलने वाला है। अब फाइनल जो हमारे आंसर्स थे, आंसर्स के अंदर था 0.47 एंड 0.3, तो इसको भी हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हमारा वैल्यू आ जाता है कुछ 0.17 डिवाइड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 0.017। मतलब यहाँ पे हमारा जो 0.1 है, 0.1 के डिवीजन के लिए एक्चुअल हमारा जनरेट होता है 0.017। तो अब उस 0.1 को हमने एक्चुअल वैल्यू में कितने बार ऐड किया है, तो उसको ऐड किया log 2 प्लस ऑफ 5 इंटू 0.1, वही तो हमारा आ रहा है। तो 5 इंटू 0.1 जो है उसका हमने वैल्यू कंसीडर करके रखा है 5 इंटू 0.017। और log 2 की हमारी वैल्यू क्या थी, तो log 2 की इनिशियल वैल्यू थी 0.3, दैट उसको ऐड कर दो तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आपका अप्रॉक्सीमेटली अगर बोलोगे तो अप्रॉक्सीमेशन है, उसके साथ वहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 0.017। यहाँ पे हो जाएगा 0.3 प्लस 0.085 which gives you around 0.385।
तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज log 2.5 का, दैट इज 0.385। अब हमने बोला था कि आपका ऐड करना एरर फैक्टर विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.02। तो इसमें अगर एरर फैक्टर ऐड करते हैं तो 0.385 प्लस 0.02 विच गिव्स यू नियर अराउंड 0.4। तो वही आपका इससे अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा दैट इज 0.4। मतलब अभी तक आपका पार्ट जो क्लियर होगा, यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग है उसका एज इट इज हमने ले लिया 3, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग था उसका इजीली आंसर निकल गया, ये भी स्ट्रॉन्ग था इजीली निकाला। जहाँ पे भी वीक आता है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वहाँ पे अल्फा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 नहीं होता है, तो उस वजह से हमें डिवाइड कर डिसोसिएशन लेना पड़ता है। डिसोसिएशन लेने के बाद H प्लस का हमें वैल्यू निकालना पड़ता है। अब डिसोसिएशन में भी दो तरीके के डिसोसिएशन है, whether alpha is only less than 1 और alpha is much less than 1। तो alpha is only less than 1 जब होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारा अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद आंसर लेके आना पड़ेगा। और अगर हमारा अल्फा मच लेस देन 1 है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारा जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के इंटू सी। और अप्रोक्सीमेशन वैलिड है या फिर इनवैलिड है उसको पता करने के लिए आपके क्वेश्चन के अंदर के और सी का वैल्यू गिवन होगा। तो के का वैल्यू गिवन है, सी का वैल्यू गिवन है, दोनों को डिवाइड कर दो। अगर डिवीजन हमारी 10 टू द पावर -4 या उससे कम में आती है तो हमारा अल्फा का जो अप्रोक्सीमेशन है वो वैलिड है। अगर हमारा डिवीजन का वैल्यू 10 टू द पावर -4 से बड़ा आता है दैट इज इन द केस ऑफ 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -2, इस टाइप का कोई भी वैल्यू जनरेट होता है तो हमारा जो अप्रोक्सीमेशन होता है दैट इज इनवैलिड, और उस केस में हमें ओवरऑल क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आंसर लेकर आना है। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं कि हमारा लास्ट वाला जो पार्ट है दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट कैटेगरी। तो अभी तक आपका कवर हो चुका है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, दो चीज़ों का हम पीएच कैसे निकाल सकते हैं वो पार्ट कवर किया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द पार्ट ई। पार्ट ई डील्स विथ a factor which is known as common ion effect। अब कॉमन आयन इफेक्ट होती क्या है, तो कॉमन आयन इफेक्ट हमारी सिंपली होती है कि अगर आयंस कॉमन है तो कॉमन आयन इफेक्ट होगी, अगर आयंस कॉमन नहीं है तो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होगी। कॉमन आयन नाम से ही क्लियर है कि आयंस कॉमन होनी चाहिए। मतलब अगर हमारे सॉल्यूशन के अंदर अगर हम HCl लेकर आ रहे हैं तो HCl से हमारा हो क्या रहा है, H प्लस आ रहा है, Cl- आ रहा है। अगर उसी सॉल्यूशन के अंदर हम HNO3 भी डाल देते तो HNO3 भी क्या करता है, H प्लस आयंस दे रहा होता। तो वहाँ पे दोनों में हमारा क्या है, H प्लस कॉमन है, तो वहाँ पे हमारा जनरेट हो जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब कॉमन आयंस होंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा, और कॉमन आयन इफेक्ट का आउटपुट ये होता है कि हमारा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा का जो वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू वहाँ पर हमारा इनपुट बाहर से हो जाता है, दैट इज अल्फा हमारा जो है थोड़ा कम होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा डिक्रीज होती है इन केस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। कि अल्फा जो हमने बोला था कि मान लो कि सिर्फ अगर हमारा एसिटिक एसिड है, अल्फा हमने कुछ बोला जो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कुछ 10% है अप्रोक्सीमेटली, बट कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है, बाहर से हमने कोई एक्स्ट्रा कोई मटेरियल ऐड कर दिया तो वहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट जनरेट होगा। कॉमन आयन इफेक्ट जनरेट होने की वजह से हमारा जो अल्फा है वो 10% ना होकर अब 8% हो जाएगा। तो वहाँ पे आता है हमारा कॉमन आयन, degree of dissociation always decreases due to common ion effect। अब आते हैं हमारा लास्ट पार्ट पे, वहाँ पे कॉमन आयन का एप्लीकेशन दिखेगा कि कॉमन आयन तो पढ़ लिया, आयंस कॉमन है, कॉमन आयन इफेक्ट होगा, अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होगी, बट अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो दिखनी भी तो चाहिए। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि आप HCl का कॉन्सेंट्रेशन ले लो 10 टू द पावर ऑफ -8 मोलर। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट करेगा कौन, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि वाटर डिसोसिएट करता है इन H प्लस एंड OH माइनस आयन
जहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होती है 10 टू द पावर ऑफ -7 मोलर। तो 10 टू द पावर -7 हमें पता है कि 10 टू द पावर -8 से बड़ा है, तो हम pH वैल्यू 10 टू द पावर -7 पे क्यों नहीं डिफाइन करेंगे, उसको हम नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये वाला जो आपका पूरा है ये मैं डिलीट कर रही हूँ, लास्ट पार्ट पे आ रहा है। 10 टू द पावर -8 मोलर है, यहाँ पे हमने HCl लिया, HCl डिसोसिएट हो रहा है H प्लस एंड Cl माइनस में। सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के अंदर H2O तो प्रेजेंट होता ही है, वहाँ पे होगा H प्लस एंड OH माइनस। HCl को यहाँ पे 100% डिसोसिएशन कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H प्लस जो जनरेट होगी 10 टू द पावर -8, Cl माइनस जो जनरेट होगी 10 टू द पावर -8। H2O है तो वहाँ से हमारा H प्लस आता है 10 टू द पावर -7 और OH माइनस हमारा जनरेट होता है 10 टू द पावर -7। मतलब ओवरऑल सिस्टम के अंदर हमारी H प्लस है कितनी, तो सिस्टम के अंदर हमारी H प्लस है 10 टू द पावर -7 प्लस ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -8। तो H प्लस का जो हमारा टोटल वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दिस, नॉट ओनली 10 टू द पावर -8। अब आपका क्वेश्चन है कि मैम ये तो चीज़ HNO3 में भी होनी चाहिए, तो हाँ होनी चाहिए बट वो दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, तो HNO3 का जो हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया है वो बहुत ज़्यादा है, 10 टू द पावर -3 है। अगर 10 टू द पावर -3 है तो H प्लस की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर -3। अब हम H2O को डिसोसिएट कर रहे हैं और हम यहाँ से बोल रहे हैं जो H प्लस हमारा जनरेट हो रहा है दैट इज 10 टू द पावर -7। अब हम H प्लस टोटल की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो टोटल में हमारा क्या होगा 10 टू द पावर -7 प्लस 10 टू द पावर -3। तो हम ऐड क्या कर रहे हैं, एडिशन में देखो 10 टू द पावर -3 है तो वो हमारा होता है 0.001 और 10 टू द पावर -7 क्या आएगा 0.0000, एक और ज़ीरो, एक और ज़ीरो, फिर 1। हाँ, ये 10 टू द पावर -7। तो इन दोनों को हम अप्रोक्सीमेटली ये नहीं लिखेंगे कि ये 0.01 ही है, 001 ही है। तो मतलब यहाँ पर H प्लस जो हमारा वाटर से आ रहा है उसकी वैलिडिटी ही नहीं है। हमारा जो H प्लस HNO3 से आया उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि H प्लस जो हमारा H2O से आ रहा था वो हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो वहाँ पे फाइनल जो हमारा pH जनरेट होगा, फाइनल pH के अंदर कोई भी एरर टर्म इंक्लूड ही नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑब्वियसली बोल दिया कि ये इतनी कम वैल्यू है कि हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। जो हम सेम काम कर रहे थे अल्फा के साथ, दैट 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1 कम कंसीडर करेंगे जब अल्फा हमारा बहुत छोटा होगा एज कम्पेयर टू 1। वही सेम अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पे भी ले रहे हैं, वही सेम अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 10 टू द पावर -7 है, तो 10 टू द पावर -3 में अगर इतनी छोटी वैल्यू ऐड करोगे तो कोई चेंज आपको दिखेगा ही नहीं। तो जब कोई चेंज दिख नहीं रहा है, H प्लस इज स्टिल रिमेनिंग एज 0.001, तो हमारा pH जो है सिर्फ हम डायरेक्टली इसके 10 टू द पावर -3 पे ही तो निकाल रहे हैं, मतलब हमारा माइनस ऑफ लॉग बन रहा है 0.001 विच इज इक्वल टू 3। तो pH जो है एज इट इज हमारी क्या हो रही है HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डायरेक्टली डिफाइंड है। बट अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज़्यादा कम कर दिया तो बहुत ज़्यादा कम करने की वजह से अब कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो क्लियरली विजिबल है, हमें दिख रहा है ये 10 टू द पावर -7 को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि दूसरे केस में हम 10 टू द पावर -7 को नेग्लेक्ट कर पा रहे थे। तो यहाँ पे जो अब हमारा H प्लस का टोटल वैल्यू होगा दैट इज 10 टू द पावर -7 कॉमन ले लो 1 प्लस ऑफ 0.1, यही हमारा है। तो हमारा एक्चुअल H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7, जबकि यहाँ पर हमारा इतना कम था कि हमने नेग्लेक्ट कर लिया, यहाँ पे हम नेग्लेक्ट कर ही नहीं पा रहे। अगर आप नेग्लेक्ट कर दोगे ना तो अब देखो कि होगा क्या, HCl का कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर -8, हम जो pH निकालेंगे वो निकालेंगे माइनस लॉग 10 टू द पावर ऑफ -8 विच इज इक्वल टू 8। हम बोल रहे हैं कि एसिड का pH 8 है, एसिड का pH 8 कैसे हो सकता है, एसिड का pH 8, हम pH को ही इंक्लूड मतलब pH का पूरा कॉन्सेप्ट ही हमने बिगाड़ दिया। pH हमारा 0 टू 7 होता है तब हम बोलते हैं कि हमारा एसिड है, 7 के लेकर 14 तक हम बोलते हैं बेस है। अब pH को हमने मान निकाल दिया कि pH 8 है तो ये तो एसिड रहा ही नहीं, क्या HCl बेस बन गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम करने की वजह से
एसिड बेस में कन्वर्ट होगी। हमने पूरी डेफिनेशन ही चेंज कर दी एसिड बेस की। तो ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप कॉन्सेंट्रेशन कितना भी कम ले लो, आपका जो यहाँ पे 10⁻⁻⁷ का फैक्टर है वो पीएच को कभी भी 7 के ऊपर जाने ही नहीं देगा। मतलब एसिड का पीएच आपका 7 क्रॉस ही नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? तो H2O से जो हमारा H+ आ रहा है उसकी वजह से। कितना भी कम कॉन्सेंट्रेशन लोगे, कॉन्सेंट्रेशन मान लो आपने ले लिया 10⁻⁻14, इससे कम कॉन्सेंट्रेशन क्या लोगे? 10⁻⁻14 में भी आपका 10⁻⁻7 होगा। तो जब 10⁻⁻7 को लोगे तो 1 प्लस कुछ 0.00 बहुत छोटी वैल्यू होगी, बट कुछ एडिशन होगा। अब कुछ एडिशन हो रहा है तो वो फिर से हमारा पीएच को 7 के बिलो लेके आ रहा है। मतलब 7 भी रीच नहीं करेगा, 7 के थोड़ा बिलो होगा, अप्रोक्सीमेटली 7 बोल सकते हैं, बट 7 तो क्रॉस कभी होगा ही नहीं। कुछ भी कर लो 7 क्रॉस नहीं होने वाली है एसिड की पीएच। सेम एग्जिस्ट फॉर हमारा OH माइनस ऑल्सो, कि कोई बेस है, बेस का हमने कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि उसका पीएच वैल्यू जो हो जाएगा 0 to 7 आएगा। पीएच वैल्यू उसकी हमेशा 7 to 14 ही आएगी, ड्यू टू H2O का OH माइनस। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसिड की, तो एसिड में हम H+ को कॉमन आयन बोल रहे हैं। अगर बेस बोलते तो बेस के केस में हम OH माइनस को कॉमन आयन बोल रहे होते। तो यहाँ पे हमें कॉमन आयन का इफेक्ट क्लियर विजिबल है। बट HNO3 का जो केस था, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो कॉमन आयन का ऐसा कोई फैक्टर आ नहीं रहा है, हमने नेग्लेक्ट करके रखा है कॉमन आयन इफेक्ट। बट कॉमन आयन जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, कॉमन आयन हमारा धीरे धीरे क्लियरली उसकी विजिबिलिटी बनती जाती है। तो बेस्ट विजिबिलिटी होती है यहाँ पे कि एसिड का पीएच 8 तो कभी हो ही नहीं सकता, मतलब हमारा आंसर जो है उसमें बहुत बड़ा कोई एरर है। तो एरर क्या है? एरर इज कॉमन आयन। ठीक है, तो अभी हमने H+ निकाल लिया। H+ निकालने के बाद पीएच निकाल सकते हैं, दैट इज माइनस ऑफ लॉग 1.1 10⁻⁻7। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दैट माइनस लॉग 1.1 प्लस ऑफ लॉग, प्लस नहीं, प्लस माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁻7, यानी कि माइनस लॉग 1.1 का अप्रोक्सीमेटली आपका वैल्यू अगर आप लोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका कुछ आ जाएगा माइनस ऑफ 0.04 के अराउंड। मैं तो डायरेक्टली ले लेती हूँ क्योंकि आपका हमने डिवीजन किया था, 10 का डिवीजन था, 10 का डिवीजन था, स्मॉल डिवीजन की वैल्यू थी अप्रोक्सीमेटली आपकी 0.0 थी। अब वहाँ पे जो एरर टर्म हमने बोला था 0.02, क्योंकि हमारा ओवरऑल हम चेंज क्या कर रहे हैं, 0.1 का डिवीजन लिया था, उसके लिए हमारा वैल्यू आया था 0.03 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में 0.03 अगर वैल्यू आई थी, एरर टर्म हमने बोला था कि हमारा 0.02 है। 0.02 इस एरर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस एरर टर्म को भी थोड़ा कम करो। एरर टर्म को अगर हाफ करते तो अप्रोक्सीमेटली एरर टर्म हो जाएगा 0.01, तो इट गिव्स यू वैल्यू ऑफ 0.04 नॉट 0.05। तो एरर टर्म भी आप फ्लक्चुएट कर सकते हो एज पर योर वैलिडेशन, कि आप कितने में फाइंड कर रहे हो, तो हर चीज़ फ्लक्चुएट करेगी। तो इसके ऊपर आपका प्रॉपर कमांड होना चाहिए, जब कमांड होगा तभी आप लॉग की वैल्यूज निकाल सकते हो, अदरवाइज आपका लॉग का एग्जैक्ट वैल्यू कभी आएगा ही नहीं। और इसके लिए आपका प्लस ऑफ 7, तो आपका पीएच वैल्यू हो जाएगा 6.96 अप्रोक्सीमेटली। तो पीएच आपकी कभी भी 7 के ऊपर नहीं जाएगी फॉर एसिड।